कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था आपसे, ध्यान है क्वेश्चन का आपको? क्या पूछा था मैंने? व्यंजन धोरी का होंगे यार, मैंने और बोला होगा मैंने। किसी भी वर्ण का किसी भी वर्ण का मौखिक उच्चारण किस प्रत्यय के साथ किया जाता है? ये क्वेश्चन किया था मैंने कल आपसे। किसी भी वर्ण का मौखिक उच्चारण किस प्रत्यय को जोड़कर किया जाता है या किस प्रत्यय के साथ किया जाता है? ये कुछ क्वेश्चन किया था मैंने आपसे। आप दो सही आंसर कमेंट में। आंसर दे रहे हो तुम क्या? हाँ, गलत है सब आंसर जी। गलत है सब आंसर। देखिए, पहले देखो इधर क्या पढ़ रहे थे, व्यंजन पढ़ रहे थे अपन। इनकी परिभाषा बता दी थी। ठीक है, जो स्वतंत्र नहीं होते, किसी स्वर के साथ बोले जाते हैं। ठीक है। इनकी संख्या कितनी बताई थी मैंने आपको? 33 बताई थी। ठीक है ना? देखना इधर, 33 इनकी संख्या है और 11 पढ़ के आए थे क्या? स्वर। 33 जे 11 जे कितने हो गए? 44। लेकिन हमने तो वर्ण पढ़े कितने? 52। किसी किताब में लिखे रहते हैं 56। 56 भी लिखे रहते हैं किसी में। ठीक है ना? सबको अलग अलग तरीके से देखेंगे और अलग अलग जगह पे इनके अलग अलग नाम से क्वेश्चन आएंगे। 44 कब आंसर देंगे, 52 कब आंसर देंगे और 56 आंसर कब देंगे हम। ठीक है ना? वो अब साथ में देखते जाना, समझ में आता रहेगा आपको। पावर का देखा, इसके ऊपर क्वेश्चन बना के बताया था मैंने आपको। ठीक है, इसके ऊपर बनाया था मैंने। इसके ऊपर फिर हमने ये 4 बिंदी के ऊपर क्वेश्चन किए थे। क्लियर है? ताड़न जात कहते हैं नीचे वाली बिंदी को, बताया था मैंने। इसे पंचमाक्षर कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, इसे नुक्ता कहते हैं। ठीक है, इसे ताड़न जात उच्छिप्त। उच्छिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। फेंका हुआ, ठीक है ना? फेंका हुआ बिंदु, ठीक है। इसे गौण व्यंजन भी कहते हैं। कौन सा व्यंजन भी कहते हैं? गौण व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है ना? नुक्ता बता दिया था मैंने। और मैंने बताया था नुक्ता कौन सी भाषा में लगता है? अरबी और फारसी भाषा में लगता है। और इन्हें हिंदी में स्वीकार किया किस व्यक्ति के द्वारा? राजा शिव प्रसाद। इन्हें क्या, काय की उपाधि? सितारे हिंद की उपाधि मिली। काय की उपाधि? सितारे हिंद की उपाधि। फिर इनको देखा, हिंदी का अमानक वर्ण कौन सा है? तो चा वर्ग के चौथे वर्ण का प्राचीन रूप क्या कहलाता है? अमानक रूप कहलाता है। कौन सा? झरना को पहले ऐसे लिखा जाता था। तो ये बता दिया तो मैंने आपको। तो यहां से आप उनको देखना है। देखिए इधर, इतना समझ में आ गया था सबको? अब देखें आगे, देखना है इसमें। व्यंजनों का वर्गीकरण हेडिंग डाल देना। तो जिन्हें पता नहीं है ना, पहले तो वो सुन लो पहले। कोचिंग के ऐप का नाम है पीएससी इंस्टीट्यूट। क्लास इसी पे चलेंगी सारी की सारी। इसी पे आपको पीडीएफ मिलेंगी। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। कैसे? इसी पे सब कुछ मिलेंगी क्लासेस। सब कोई एक्स्ट्रा क्लास जो भी लेने होगा, सब इंफॉर्मेशन आपको इस पे मिलेगी। ठीक है ना? जैसे मेरा विचार है कि हिंदी में आपको अभी जितनी हो पाए क्लास में उतनी ले लूंगा। बाकी एक और क्लास लेने का विचार है मेरा शाम को, हिंदी की। जैसे वर्णमाला आज खत्म हो जाए, क्योंकि कल क्लास रहेगी काएगी? मैनेजमेंट की। आज बुधवार है ना? हाँ, तो कल मैनेजमेंट क्लास रहेगी कि नहीं? मैं सोच रहा हूँ आज वर्णमाला खत्म हो जाए, तो एक जितना उपाय अभी ठीक है, फिर बाकी शाम को वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऐप पे डाल दूंगा, तो आप उस हिसाब से क्लास में अटेंड कर लेना उसकी। समझ में आए? सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस पर ही मिलेंगी आपको। खैर, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगा, जो भी मैं उसमें लिख के या अनाउंस किया करूंगा, सारा का सारा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। कमेंट जो भी है वो आपको जो भी पूछना है उसमें पूछ सकते हैं आप। और जो कंटेंट है, पीडीएफ फाइल है, वो भी सब उसमें आ जाएंगी आप। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं बता दूंगा आपको और फिर पता चल जाएगा आपको। ठीक है ना? तो देखते हैं क्या, व्यंजनों का वर्गीकरण। सबसे पहले नंबर 1 पे देखते हैं हम। अध्ययन की सरलता हेतु
व्यंजनों का वर्गीकरण। देखो पेपर में ये कभी नहीं पूछेगा वो कि व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है, कभी नहीं पूछने वाला, ये ऐसे क्वेश्चन ना आए वो। इससे अच्छा इस पे ध्यान ज्यादा लगाएगा कि अध्ययन की सरलता हेतु व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से है। मुझे 56 का लिखता है यार जी, कृष्णपाल रघुवंशी 56। अध्ययन की सरलता हेतु व्यंजनों का वर्गीकरण 56 प्रकार से। देखना पानी कहां से डालेंगे यार, पढ़ा आज रहा हूं। देखना इधर, अध्ययन की सरलता हेतु व्यंजनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से है। कितने प्रकार से है? 3 प्रकार से। भी 3 प्रकार देखिए कौन से है, देखो 3 प्रकार देखो कौन से है। नंबर 1 पे वर्गीय व्यंजन। कौन सा है? वर्गीय। इसी का एक और नाम बताया था मैंने आपको, क्या? स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन। नंबर 2 पे आप देखिए, 2 का नाम आ जाएगा क्या? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। और नंबर 3 पे आ जाएगा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ये 3 प्रकार से वर्गीकरण काय का, अध्ययन की सरलता हेतु। आप जानते हैं वर्गीय व्यंजन की संख्या बताई थी मैंने 25। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं आप जानते ही होंगे, या, रा, ला, वा, यही होते हैं। इनकी संख्या हो गई 4। ऊष्म व्यंजन जिनसे ऊष्मा निकलती है तो वो हो जाते हैं सा, शा, सा, हा। ये भी हो गए 4। टोटल मिला के हो गए कितने? 25 और 8 कितने होते हैं? 33। ये हो गया क्या? वर्गीकरण। फिर देखते आएंगे हम, समझ में आ गया इतना? अध्ययन की सरलता हेतु, काय की सरलता हेतु किया है ये? अध्ययन की सरलता हेतु व्यंजनों का वर्गीकरण। इन्हें भी हम अलग से देखेंगे। इसमें वर्गीय व्यंजन में मूल स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, मूल वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, वर्गीय नहीं देखेंगे, मूल स्पर्शी व्यंजन देखेंगे। मांग देखते हैं परीक्षा। तो पहला वर्गीकरण काय के आधार पर हो गया? अध्ययन की सरलता हेतु व्यंजनों का वर्गीकरण। दूसरा लिखिए, कंपन के आधार पर वर्गीकरण। कंपन के आधार पर वर्गीकरण। कंपन के आधार पर वर्गीकरण। कंपन के आधार पर, या कहीं लिखा मिल जाएगा घोष के आधार पर। काय के आधार पर? घोष के आधार पर भी। तो भैया ये होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 पर होता है अघोष, दूसरे पर होता है सघोष। इसी सघोष को अपन एक और नाम से जानते हैं, क्या? घोष। घोष का मतलब होता है कंपन, और सा का मतलब होता है सहित। यहां भी घोष का मतलब होता है क्या? कंपन। आ का मतलब होता है नहीं या रहित, जो भी लगाना है, कंपन रहित। कंपन रहित और कंपन सहित, जिन्हें बोलने में क्या उत्पन्न होता है? कंपन। याद कैसे करना है देखो। एक तो देखो, आ से शुरुआत करना है, सगो सगो सा सब पहले कौन सा लिखें? पहले तो इससे बात है, क्योंकि आपने अगर सगोस आगे लिख दिया तो नंबर डालने में गलती ना कर दो। अब रटिए वाक्य की बात अलग है, बाकी एक हम याद दिमाग में ज्यादा ना करना पड़े, दिमाग ज्यादा लगाना लगाना ना पड़े और ऐसे ही याद हो जाए। तो देखिए, आ से शुरुआत करना है,
छोटा बड़वा से ही चालू होता है ना सब कुछ, तो छोटवा समझ में आया कि नहीं है, तो आ से फिर आ जाएगा सागोस। अब लिखना कैसे देखिए, 1 2 3 4 5, ये वर्ग हो गए। समझ में आया कि नहीं आया, तो ले इन्हें 1 2 3 4 5, और देखिए साथ में और कौन आता है इसमें, प्लस एक और आते हैं इसमें, सा शा और सा, इसमें आ जाते हैं। देखो वर्ग में तो 5 वर्ग तो आ ही गए, बाकी के और बच रहे हैं ना, उनके बारे में और बता रहा हूँ। देखो बाकी में क्या बचता है, अंतस्थ और उसमें व्यंजन बचते हैं कि नहीं बचते, उनके बारे में देख रहे हैं हम। तो सा शा शा इसमें आ गए, बच कौन गए देखिए अब, या, मैं लिख रहा हूं यार, या रा ला वाह। देखो जहां में से एक भैया बच गया, हा हा, वो हा इसमें आ जाता है। सा सा सा, या रा ला वा हा, आ करते लिख दूं मैं यार, कब लिख लिया अपन ने, हाँ हाँ, लिख लिया कि नहीं लिखा, है ना, समझ में आया कि नहीं आए, सगोस और अगोस, इसमें कौन कौन से वर्ग आ गए, 1 2 3 4 5, और साथ में सा शा सा, ठीक है, और इसमें या रा ला वा हा, और साथ में सभी स्वर, सभी स्वर, सा से सगोस सा से स्वर, सा से सगोस सा से स्वर, सभी स्वर इसमें आ गए। अब पेपर में कैसे पूछेगा वो, कोई वर्ण के बारे में भी पूछ सकता है वो, ये वर्ण किस में आता है, नहीं तो संख्या पूछ डालेगा वो, तुम क्या पूछ डालेगा, संख्या, सगोस वर्णों की संख्या। देखो व्यंजन नहीं कहेगा, शब्दों का विशेष, शब्दों पे विशेष बोल रहा हूं, सगोस व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है तो स्वर हटा के बताना है, समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन वो पूछा है सगोस वर्णों की संख्या, तो दोनों को मिला के बताना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है जो मैं पूछा हूं, देखो वर्ण पूछा है, वर्ण का मतलब तो क्या होगा, स्वर और व्यंजन दोनों होगा कि नहीं, लेकिन व्यंजन कह रहा है तो स्वर हट जाएंगे कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, तो देखते हैं संख्या। देखो 1 और 2 है, एक वर्ग में 5 होते हैं कि नहीं, तो 10 हो गए, 10 और 3 13, तो सगोश व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी हो गई, सॉरी अघोष, अघोष वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13। समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना, ये अपन ने लिखी थी ना कल, कितने का अपने का खा का, देखो ये है 1 2 1, तो देखो बोर्ड पर 1 2, ये कौन से हो गए, अघोष, कौन से हो गए, बच गए 3 4 5, ये कौन से हो गए, सगोश, सगोश मतलब कंपन, क्या आएगा, कंपन, ऐसे याद करो, करो ऐसे उल्टो कर लो यार, का बोल के देखो जाके का, हमें हवा लग रही है तुम्हारी हवा ही बेकार है सब, का बोलो, ना की हवा नहीं कह रहा, मुंह की हवा कह रहा हूं मैं, मुंह की तो नहीं लग रही ना, खा के खा, तो घा लगती है, एक तो हवा यहां भी देख सकते हैं और यहां भी देख सकते हैं, कंपन यहाँ पे होगा, हवा भी, हवा के आधार पे भी देखेंगे, वो प्राणवायु के आधार पर हो जाता है, उस पर भी बताएंगे अभी यार, कौन कौन से में क्या क्या निकलता है। अब देखो कंपन में देखो का, याद रखो, एक तो हवा यहां से बताई मैंने, यहाँ के आधार पे देखेंगे हम, एक यहाँ के कंपन होगा यहाँ पर, हवा निकलेगी यहाँ से, हवा वाले अलग देखेंगे, कंपन वाले अलग देखेंगे, अभी देख रहे हैं कौन से हम, कंपन, तो कंपन में देखो इधर, का बोलो, कंपन रहित निकलना है, आघोष का मतलब क्या है, कंपन रहित, तो का था, अब गा, अब बताओ कंपन हुई कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, इधर इधर देखो बोर्ड पर, इसका ये मतलब कतई नहीं होता है कि आघोष में ये कंपन रहित बोल रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही कंपन ना होगा,
इनकी तुलना में कम कंपन होता है। किसी में होगा ही नहीं, किसी में कम होगा, पर इनसे हमेशा कम ही होना है। तो इसमें आया कौन कौन से, एक और दो। दो पे जैसे का और खा आया, इसमें देखो का, घा, इंगा, बोल के देखो ज्यादा हो रहा होगा। जिन्हें नहीं हो रहा है तो उनका ये है ना, खराब हो चुका है, बदल वाले जी। समझ में आया कि इसमें से कंपन चला गया है, ठीक है ना। हो रहा है अपने, बढ़िया है, ठीक है। समझ में आया। इनकी संख्या और देखो, देखो ये कितने हैं, 3 4 5, एक में कितने 5, तो 3 में कितने 15, और ये कितने 1 2 3 4 5 20, और स्वर कितने 11, कितने होगा 31। तो इनकी संख्या कितनी हो गई 31। अब इसमें भी दो चीज से है, एक तो हो गए व्यंजन और एक हो गए स्वर। अगर व्यंजन की बात करें लालू तो क्या उनसे आ जाएंगे 15 जी और 5 जी, कितने हो गए 20, और स्वर कितने 11। लिख पाएगा क्यों सही यार, संख्या याद रहेगी। यहां में तो आप देख रहे हैं स्वर है ही नहीं है, तो इसमें तो कुछ मतलब ही नहीं है। अगर वो इसमें ये भी पूछ ले आपसे अघोष वर्ण या अघोष व्यंजन, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, दोनों में आंसर एक ही रहना है कि नहीं। पूछ रहा हूं हाँ या ना। अगर इसमें ये पूछे अघोष व्यंजनों की संख्या तो कितना आंसर होगा, कितना होगा। अघोष वर्णों की संख्या 13, इधर देखो। अघोष व्यंजनों की, सॉरी सघोष व्यंजनों की संख्या 20, वर्णों की संख्या। क्लियर हुआ। अगला वर्गीकरण, प्राण, वायु, प्राण वायु। देखो पढ़ने का ही अकेला है और शब्दों पे ध्यान देने का है। कितने ध्यान से तुमने वर्णमाला को पढ़ा है उतनी अच्छी हिंदी की वर्णमाला व्याकरण हो जाएगी आप। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना। क्वेश्चन इतने भयंकर बन जाते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि विकसित स्वर बताओ, क्या पूछ लिया, विकसित स्वर बताओ। अब विकसित स्वर पूछ लिया तो हमारा क्या हाल होगा। उसने यही पूछ डाला तुमसे कि हिंदी के मानक वर्णों की संख्या बताइए, क्या बताइए, मानक वर्णों की संख्या। तो नहीं आ पा रहा ना। हिंदी का वो स्वर बताइए जो अलीजीवा है। आ कह रहा हूं, इतने भयंकर तो आंसर देते हैं। कौन बोला है आ, विकसित स्वर, विकसित व्यंजन कौन सा है। अच्छा एक चीज और सुनिए आप ध्यान से, क्वेश्चन वर्णमाला के ऊपर है, सब आंखों के आगे रहना, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। वो क्वेश्चन बना के देते हैं, आप कहोगे क्या ये क्या कहां से आ गए नए क्वेश्चन। क्वेश्चन तो कहीं से नहीं आए, देखो वर्णमाला बदल गई क्या, वे तो आ से लेके छत्रक ज्ञान तक वही है। समझ में आया कि नहीं आया। आ से अनपढ़ से लेके ज्ञा के ज्ञानी बना के ही छोड़ती है वो तो, बात तो वही चली आ रही। लेकिन अब ज्ञा से ज्ञानी बन रहे हो तो ज्ञानी तो कई प्रकार से बन सकते हैं, जितना ज्ञान लगाओगे उतना ज्ञान निकलेगा कि नहीं। आप जानते व्यंजन जितने हैं, कल परिभाषा सुनाई आपको कौन सी, कि व्यंजन स्वतंत्र नहीं बोले जाते, उन्हें बोलने के लिए काय का उपयोग किया जाता है, स्वरों का, काय का, स्वरों का, हाँ या ना, काय का, स्वरों का उपयोग। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाएगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आप जानते हैं व्यंजनों को हम बिना स्वर के लिखें तो हलंत के साथ लिखते हैं कि नहीं लिखते। इतना तो मुझे सबको लगता है सबको पता होगा। जैसे देखो ये लिखा है का है, वहां व्यंजन तो ऐसे लिखा जाता है ना, पर इसमें जैसे ही हम आ जोड़ते हैं तो ये पूर्ण व्यंजन बन जाता है, हाँ या ना। अब मैं आपसे यहीं से एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूं, एक और, कि वे कौन से व्यंजन है जिनसे स्वर को अलग नहीं किया जा सकता है। तो हम अभी हाल जानते हो, प्राण छोड़ दें।
पहले इनको देख ले। प्राणवायु के आधार पर वर्गीकरण, इसलिए कह रहा हूं क्वेश्चन जितने ध्यान से देखोगे ना उतने सारे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। देखिए, प्राणवायु के आधार पर वर्गीकरण या मुख से निकलने वाली हवा के आधार पर वर्गीकरण। तो प्राणवायु कहां से निकलेगी? मुंह से ही निकलेगी ना, तो इसमें लिख सकते हैं ना प्राणवायु के आधार पर वर्गीकरण या मुख से निकलने वाली हवा के आधार पर वर्गीकरण। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। अब 2 प्रकार से तो देखिए, वहां भी हमने कहा से चालू किया था अघोष, तो यहां भी करेंगे अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण, दूसरा हो जाएगा क्या? महाप्राण। अल्प प्राण महाप्राण, लिख लो अल्प और महा। अब इसे कैसे याद रखेंगे? वहां तो मैंने बता दिया 1 2 3 4 5। इसे देखो, इससे याद रखना है। जी का है आदोला है 3 जैसो दिखता है कि नहीं? हाँ या ना? इसमें सम और विषम याद रखना। पहले विषम, ये 3 है, विषम होता है कि सम होता है? विषम, तो जब हम विषम वाले लेंगे 1 3 5। बच गए कौन कौन से? है 6, होता ही नहीं है। 2 और 4 आ गए, देख लो 1 3 5। देख लिया? एक और देखो, ये तो आई गए। आ से अल्पप्राण, आ सही अंतस्थ व्यंजन। जामे अंतस्थ आ गए, तो बच कौन से गए? ऊष्म। वे ऊष्म जामे आ जाएंगे। ऊष्म व्यंजन। हमारा ध्यान हमेशा आ पे रहता है ना? तो देखो तुम, आ से अल्प, और आ कौन सा होता है? स्वर या व्यंजन? स्वर होता है, तो सभी स्वर इसमें, सभी स्वर। देख लिया? अगर अपन इनकी गिनती करें, ये 1 3 5, ये कितने हो गए? 15। कितने हो गए? एक में 5 होता है ना, तो 3 में कितने हो गए? 15। अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं अंतस्थ? या, रा, ला और वा, यही होते हैं। कितने हैं जी? 4 अक्षय हो गए। स्वर कितने होते हैं? तो गिनती आ पाएगी अपने 30, तो ये कितने हो गए? 30। इन्हें आ जाओ, उसमें कौन कौन से होते हैं? सा, 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 हाँ, यही होते हैं। बताओ ये कितने हो गए? अरे लाल जी, तो 10 ही हो पाए अब। 2 और 4 में कितने हो जाएंगे? 10। ये कितने हो गए? 4। कितने हो गए? ये हो गए 4, तो कितने हो गए टोटल? 14। एक क्वेश्चन है, सुनना आप ध्यान से। इसमें भी स्वर और व्यंजन में बढ़ जाएगा कि नहीं? भाई साहब, स्वर व्यंजन में बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? बताओ। ये स्वर, ये व्यंजन। स्वर कितने हैं यहाँ में? 11। बताओ, व्यंजन 11 हट जाएंगे? 15 4 19। एक क्वेश्चन है, हिंदी का पाणिनि किसे कहते हैं? हिंदी का पाणिनि या हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहते हैं? क्वेश्चन समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? क्या? हिंदी का या हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहते हैं? देखो, पहले जो बताओ, संस्कृत व्याकरण का तो आप जानते हैं जन्मदाता पाणिनि हो गए, उन्होंने लिखा है सब। पर अपन हिंदी का बोल रहे हैं। हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहते हैं, पता है आपको? किसे कहते हैं? तो आंसर देख, कहां कहां के पता हो। आंसर ये भैया लिख रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र।
नहीं पता किसी को? हिंदी भाषा का, सॉरी, हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहते हैं? एक आंसर सही आया है, कामता प्रसाद। किसको कहते हैं? कामता प्रसाद। किसको कहते हैं? अब सुनो, यहां से क्यों पूछा ये क्वेश्चन, इधर सुनो, मेरी सुनो। सभी स्वरों को अल्प प्राण किसने कहा है? कामता प्रसाद ने। सर्वप्रथम स्वरों को अल्प प्राण कहने वाला कौन था? कामता प्रसाद। लिख सकते हैं आप नीचे। कामता प्रसाद जो गुरु थे, आचार्य कामता प्रसाद गुरु, इन्होंने ही सर्वप्रथम कहा था कि सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। लिख पाएगा? तो हमने क्या पढ़ लिया, देखना इधर। हमने दो चीजें देखी। एक देखा हमने कौन सा? अघोष। और देखा एक और क्या? सघोष। और एक देखा हमने अल्प प्राण। और देखा क्या? महाप्राण। इसमें बताया क्या? एक, दो, तीन, चार, पांच। इसमें देखा हमने क्या? एक, तीन, पांच। बच गए क्या? दो और चार। हाँ या ना? एक चीज और बताई इसमें, अल्प प्राण ये था, हमने कौन से देखे? यहाँ से अल्प, आ से अंतस्थ, और अंतस्थ में कौन सी आती है? या, रा, ला और देखे नहीं। महाप्राण में कौन से देखे हमने? ऊष्म। ऊष्म कौन से हो जाते हैं? सा, शा, सा, हा। हाँ या ना? इसी में एक और चीज देखे हमने, स्वर। स्वर इसमें ही देखे कि नहीं? हाँ या ना? लेकिन अल्प प्राण, अघोष और सघोष में थोड़ा सा उल्टा देखा है हमने कि नहीं देखा है? अघोष और सघोष जब हमने पढ़ा तो उसमें कौन कौन से आ गए थे, आपको पता है? जब अघोष पढ़ रहे थे, कौन सा? अघोष पढ़ रहे थे तो ये आ रहे थे कि नहीं आ रहे? सा, सा, सा। देखो उसमें, ये देखो, सा, सा, सा। यही थे कि नहीं थे? और जब हम सघोष पढ़ रहे थे तो उसमें कौन से थे? यार, अलावा। इसमें जब पढ़ रहे तो ये थे, यार, अलावा। बच गया कौन? हा। अब हा किस प्रकार का है देखो, हा को हमने पढ़ा था इसमें, और इधर पढ़ा था इसमें। महाप्राण में ही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब स्वर को देखो, स्वर हमने इसमें काय में देखे थे? अल्प प्राण में। और इधर काय में देखे थे हमने? सगोश में। काय में देखे थे? सा से सगोश, सा से स्वर। तो ये यहां पर है, या मैं इधर ही लिख देता हूं? ये सारे सारे इसमें इधर हो गए। अल्प प्राण महाप्राण का मतलब होता है अल्प वायु और अधिक वायु। आप जब इन्हें बोल रहे होंगे, एक, तीन, पांच, एक में कौन आता है? का। और दो में कौन आता है? खा। तो ऐसे करके बोल के देखें आप थोड़ा सा। का, खा। यहां हवा किसकी ज्यादा लगती है, बोल के देखें। का, खा। लगी कि नहीं? तो खा की हवा ज्यादा लग रही है कि नहीं लग रही है? तो जिनकी हवा ज्यादा लग रही है वे काय में आ जाएंगे? महाप्राण में। जिनकी कम लग रही है वे काय में आ जाएंगे? अल्प प्राण में। क्लियर है कि नहीं है? तो देख लिया हमने।
काय के आधार पर देखा? पहला हमने देखा कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर कितने हैं? अघोष और सघोष, इन्हें हम घोष भी कहते हैं। क्लियर है? अघोष में लिखने का तरीका क्या होता है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा इसमें और क्या आता है? 3 आते हैं, सा सा सा। क्लियर है? बच गए वे कौन कौन से? या, रा, ला, वा और इसी का हा, इसमें आ गए। सा से सगोष, सा से स्वर। क्लियर है? संख्या, आप अगर ये लिखना आ गया तो संख्या तो अपने आप याद हो जाएगी। फिर पढ़ा हमने क्या? प्राणवायु के आधार पर वर्गीकरण, अल्पप्राण और महाप्राण। मैंने बताया जी ला मतलब 3 जैसा है। 3 कैसा है? विषम, तो सारे विषम इसमें। समझ में आए ना? तो 1 3 5, तो बच गए कौन से? 2 और 4। क्लियर है? आ से अल्प, तो आ से ही अंतस्थ। आ स्वर है तो सभी स्वर इसमें। ये क्लियर हुआ? तो ऊष्म इसमें आ गए। क्लियर है? इनकी भी संख्या, अगर ये लिखना आ गया तो इनकी भी संख्या हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं कौन सा, देखिए, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। देखना, उच्चारण स्थान के आधार पर अलग होता है और उच्चारण के आधार पर अलग होता है। क्या? उच्चारण के आधार पर अलग है और उच्चारण स्थान के आधार पर अलग है। जानते हैं आप? उच्चारण और उच्चारण स्थान। देखिए इसमें देखते हैं कौन कौन सा होगा, वो देखिए आप। उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण देखिए, नंबर 1 आता है इसमें स्पर्शी। स्पर्शी व्यंजन। नंबर 2 आ जाएगा संघर्षी व्यंजन। नंबर 3 आ जाएगा कौन सा? संघर्षहीन। एक काम कर, दोनों को मिला के लिख दे, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। चौथे पे लिख देना संघर्षहीन व्यंजन। पांच पे नासिक्य। नासिक्य व्यंजन। 6 पे आ जाएगा पार्श्विक व्यंजन। 7 पे आ जाएगा कंपित व्यंजन। 'कंपित व्यंजन' लिख लो। ठीक, इधर लिख देता हूं मैं। 8वें पे आएगा ताड़नजात। तो देखिए स्पर्शी व्यंजन देखिए कितने होते हैं? 16। कितने होंगे? 16। वर्गीय व्यंजन 25 बताए, उसी के आधार पे हमने स्पर्शी व्यंजन भी 25 देखे थे, लेकिन मूल स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? लिख लेना, यहाँ पे मूल स्पर्शी व्यंजन लिख लो।
मूल स्पर्शी व्यंजन 16। कल आपको बताए थे 5 वर्ग होते हैं, इस कारण से उन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। उनकी संख्या मैंने आपको 25 बताई थी, ध्यान है क्या? बताई थी कि नहीं बताई थी? उन्हीं में से मैंने बताया था क्या क्या बताया था? मूल स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 16। संघर्षी व्यंजन देखिए, जिनमें संघर्ष होता है भयंकर। संघर्ष मतलब घर्षण होता है, क्या के साथ बोले जाते हैं? घर्षण। देखो जी, संघर्ष मतलब घर्षण हुआ है, तो घर्षण के साथ ही बताए थे मैंने आपको कौन कौन से होते हैं। सा, शा, सा, हा। कितनी संख्या हो गई? 4। लिख लीजिए। शा, सा, हा। कितने हो गए? 4। और एक चीज और ध्यान में रखिए, कल मैंने आपको वही बताए थे शब्द, वर्ण बताए थे आपको अरबी फारसी के, बताए थे कि नहीं? वो भी इसी में आते हैं। जब उन्हें बोलते हैं तो उनमें भी घर्षण होता है, अगर उनमें नुक्ता लग जाता है नीचे तो वो कौन कौन से थे? चाहे बाद में देख, कौन कौन से थे? का, था, का, सा और फा। ये नुक्ता लग गया। समझ में आए ना? तो ये कौन से हो गए? अरबी फारसी हो गए कि नहीं? अरबी फारसी वर्ण कितने हैं? 2 2 4 5। अब पेपर में आ गया, पेपर में आ गया क्वेश्चन, संघर्षी व्यंजनों की संख्या बताइए कितनी होती है? 4 लगाओगे कि 9 लगाओगे? बताओ कितने लगाओगे? 4 ही लगाना है। कितने लगाना है? 4। 9 नहीं लगाना है, क्योंकि ये हिंदी के नहीं है, विदेश से आए कि नहीं आए हैं। समझ में आएगा ना? तो नहीं लगा के, 4 नहीं दिया होगा और 9 दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो हमेशा क्या लगेगा? 4 ही लगेगा। क्या लगेगा? 4। हाँ, इनको अलग से पूछ ले, वो इसलिए लिखा दिया अरबी फारसी जो रहते हैं वो उच्चारण के आधार पर कौन से होते हैं, तो आप कह सकते हो संघर्षी होते हैं। कौन से होते हैं? संघर्षी होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? लिख लो, ये लिख लिए सब। अब इस पर संघर्षी व्यंजन, अब जी बताओ कौन से होते हैं? इस पर संघर्षी व्यंजन होते हैं चा वर्ग के 4 वर्ण। क्या? चा वर्ग जानो? चा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, प्रथम 4 वर्ण सब याद कर लेंगे, ये कई बार में बस लिख लो, अभी सबकी पता कर लेते हैं। तो ये भी 4 वर्ण हो गए, तो इनकी संख्या भी कितनी हो गई? 4। अब आता है संघर्षहीन व्यंजन। कौन सा हीन? अब संघर्ष जिनमें बिल्कुल संघर्ष ना होता हो, देखो वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है या, और एक होता है वाह। या और वाह, इनमें कोई संघर्ष नहीं होता है, इस कारण जिन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? अर्ध स्वर। अर्ध स्वरों की संख्या कितनी हो गई? तो काल जी कह रहा हूं अर्ध स्वर व्यंजन जो लिखे जो यहाँ और वह व्यंजन होते हैं, क्योंकि स्वर जिस तरीके से बोले जाते हैं उसमें कहीं अवरोध उत्पन्न नहीं होता, तो या और वो को बोलने पर बहुत कम अवरोध उत्पन्न होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। जैसे आ, उनका जीभ कहीं से टच नहीं होती ना, ऐसे या बोलकर देखिए आप, जीभ थोड़ी सी उठाई लेकिन टच कहीं नहीं होगी। ठीक है ना? अब बा नहीं बोलना है, बा, बा बकरी अलग हो, ये वाह वन का है, तो इसे आप जब बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, होंठ पूरे टच नहीं होते इसमें। समझ में आएगा नहीं आया? वाह। अब तुम मन से बोल के देखो तो मैं क्या करूंगा यार। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। तो ये अलग है ना, जो बा अलग है, जो भैया अलग है। चाय का पढ़ेंगे बा, और चिपकाने पड़े चाय वाह। समझ में आ रहा है? वाह वाह।
नासिक व्यंजन, सभी वर्गों के पंचमाक्षर नासिक व्यंजन कहलाते हैं। तो कई सभी वर्गों के पंचमाक्षर, पांचवा वर्ण, सभी वर्ग का पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? नासिक। देख रहा है तू क्या बोल रहा है? पंचमाक्षर, सभी वर्गों के पंचमाक्षर, इन्हें अशुभ अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अशुभ अक्षर, अशुभ अक्षर भी कहते हैं। अशुभ अक्षर क्या कहना लेने? अशुभ अक्षर। क्योंकि पहले के पुराने प्राचीन काल के जो कवि थे, अपने काव्य शास्त्र में, अपने कविताओं में इनका प्रयोग नहीं करते। समझ में आया कि नहीं? इसलिए उसके हिसाब से क्या नाम दे देते हैं इन्हें? अशुभ अक्षर। अब देखो पार्श्विक व्यंजन, कौन सा व्यंजन? पार्श्विक व्यंजन। अब पार्श्विक का मतलब समझिए आप, पार्श्विक का मतलब होता है बगल में, किनारे से, पास से। क्या कही? जब हम बोल रहे हो तो हवा दोनों साइड से निकल रही हो, बगल से निकल रही हो, किनारों से निकल रही हो, तो ऐसा व्यंजन कौन सा होता है? तो ला। बोल के देखो, ला सामने से नहीं, इधर से हवा निकलती है, साइड से, हाँ या ना? तो कौन सा हो जाएगा? ला। ला पार्श्विक व्यंजन होता है। अगला आ जाता है कंपित व्यंजन, या एक और नाम है इसका कुंठित व्यंजन, लुंठित, सॉरी, कंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन। तो ये हो जाता है राह। कौन सा होता है? राह। ये हो गया राह। इधर लिख देता हूं मैं आपको, क्या नाम है उसका अपना? ताड़न जात। मुझे लगता है इसे बताने की जरूरत नहीं है। ताड़न जात व्यंजन कितने होते हैं? तो एक का नाम है आप जानते हैं, हाँ? ये हो गए सारे। समझ में आए? देखना इधर ध्यान से, इधर बता देते हैं। देखो इसमें आप जानते हैं ये का वर्ग होता है। कौन सा वर्ग है जी? का वर्ग। ये कौन सा होता है? का वर्ग। ये कौन सा है? का वर्ग। ये कौन सा है? का वर्ग। भाई साहब कौन से है? पा वर्ग के। ये कौन से है? अंतस्थ। और ये कौन से है? ऊष्म। कौन से है? ऊष्म। ये एक और नाम है क्या इनका? संघर्षी। बंजारे। देखो इधर, इन पांच को एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच ऐसे में और चार कहाँ गए? पांच, हाँ, अच्छा। तो पांच जे और ऐसे में कितने हो गए? कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, चार और तो पांच वैसे और पांच है, कितने हो गए? 25। ये 25 हो गए कौन से? वर्गीय व्यंजन। कौन से व्यंजन? वर्गीय व्यंजन। इनमें 16 कौन से होते हैं? स्पर्शी व्यंजन। क्या होते हैं? मूल स्पर्शी व्यंजन। कौन से होते हैं? मूल स्पर्शी व्यंजन। क्लियर है? इधर देखो इसमें से, ये जो वाली लाइन है, ये बताए तुम्हें हम, ये लाइन को क्या कहते हैं हम? चा, छा, जा, झा। कौन सी हो गई? स्पर्श भी है ये साथ में, अभी पढ़े हम। और साथ में इनमें क्या हो रहा है? संघर्ष। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन।
कौन सी होगा जी? स्पर्श संघर्षी व्यंजन होगा ये। समझ में आया कि नहीं आया? इन्हें नाम बता दिया क्या? अंत्यस्थ व्यंजन है। साथ में एक और हमने पहले इनको और देख लिया। पेन खत्म हो गए। ये वाला देख रहे हैं आप, ये नासिक्य कौन सा है ये? पंचमाक्षर है कि नहीं है? अशुभाक्षर भी कहते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता था कविताओं में पुराने प्राचीन काल में, तो इनका होता था। इसलिए इन्हें कहते थे क्या? शुभाक्षर। शुभाक्षर या एक और नाम है दग्धाक्षर। फिर तुम्हें बताए संघर्षहीन। कौन से हीन? संघर्षहीन। तो संघर्षहीन में आपको बताए कौन कौन से? या और ये दोनों के दोनों जो है, ये कौन से है? संघर्षहीन। संघर्षहीन। कौन से है ये? संघर्षहीन। इसमें अभी आपको मैंने बताया यहाँ पे रा। कौन सा? रा बताए। ये जो रा होता है, ये जो रा होता है, ये जो रा होता है, ये कौन सा होता है? लुंठित। कौन सा होता है? लुंठित या कंपित। कंपित। और वहीं जो ला बताए, ला, 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 ये कौन सा होता है? पार्श्व कह लो या पार्श्विक कह दो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो कह लो। इनकी संख्या पूछ सकता है और वर्णों के तो नाम, इनमें तो वर्णों के नाम पूछ लेता है वो। लुंठित कौन सा होता है, पार्श्विक कौन सा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? बाकी मैंने लिखा तो दिए ही आपको सब, सारे सारे यहाँ पर है। एक बार और देख लीजिए। देखिए मूल स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? कितने हैं? 16। कितने हैं भैया? 16। स्पर्श या सॉरी संघर्षी व्यंजन कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? सा 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 हा। ठीक है ना, जिनमें संघर्ष करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? संघर्ष। जिनमें घर्षण देना पड़ता है वे कितने हैं? 4। उसमें ये भी कह देंगे का? हाँ या ना? उसमें होंगे कि नहीं होंगे? स्पर्श संघर्षी व्यंजन जिनमें स्पर्श भी है और साथ में, तो बोल के देख सकते हैं चा, हवा भी लगेगी और घर्षण भी हो रहा है उसमें। समझ में आएगा ना? तो क्या है? स्पर्श संघर्षी कौन? चा वर्ग के प्रथम 4। चा, चा, जा, झा। समझ में आया कि नहीं आया? स्पर्श तो है ही जीव का, साथ में उनमें क्या, हवा भी बाहर निकल रही, ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही, घर्षण भी हो रहा है। संघर्षहीन जिनमें कोई संघर्ष नहीं है, कौन कौन से है वो? या और वाह। मैंने आपको बताया कोई भी टकराती नहीं, जीव कहीं टकराती नहीं, इसलिए क्या है? संघर्षहीन। कौन कौन से? या और वाह। इस कारण इन्हें क्या कहते हैं हम? अर्धस्वर भी कहते हैं। नासिक व्यंजन जो नाक से बोले जाते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का 5वां इंगा, देखो नाक से आवाज आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? तो 5वां जितने उन सबकी आवाज कहां से आती है? नाक से आती है। इनका क्या नाम है? नासिक व्यंजन। फिर पार्श्विक, साइड से हवा निकलती है, तो काय में निकलती है? ला। ला बोलने में जीभ गोल घूम जाती है ना, और साइड से हवा निकलती है। ठीक है ना? घरे प्रयोग करना सारे सारे। कंपित व्यंजन, कंपन उत्पन्न हो जाता है, रा। बोल कर देखो वजनदारी से तना, रा। तो कौन सा हो गया? कंपित। ताड़नजात, गौण, उच्छिष्ट, फेंका हुआ, कौन सा है? 2। कौन कौन से है? टाढ़ा। कौन से है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगला देखते हैं हम वर्गीकरण। देखिए अगले का नाम है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। काय पर? उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। काय के आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण।
इसे कल देखेंगे फिर। उच्चारण स्थान काय के आधार पर उच्चारण, देखो उच्चारण और उच्चारण स्थान अलग होता है। देखो तुम कहाँ के हो, भारत के हो, विश्व में पहचाने जाओ काय के हो, भारत के हो, कहाँ के हो। लेकिन तुम्हें 4 जनों के सामने खड़ा कर दिया जाए तो तुम किस देश के हो, तो ये भारत के हो गए, लेकिन तुम कौन हो, तुम भारतीय हो। कौन हो तुम, भारतीय हो। तो अलग अलग बात है, भारत और भारतीय एक ही है क्या? भारत एक देश का नाम है ना, और भारतीय उसकी पहचान है। यही अंतर होता है उच्चारण और उच्चारण स्थान में। समझ में आया ना? बोल दिया उनके नाम का है, अब कहाँ के है वे उच्चारण स्थान हो जाएगा। तुम भारतीय हो ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तुम कहाँ के हो गए ये तो स्थान हो जाएगा, निश्चित के नहीं हो जाएगा। तो वही अंतर है इसमें, चाहे नाम में लग जाए। अपन कल पढ़ा था अपन ने उच्चारण के स्थान पर वर्गीकरण, क्या उच्चारण के स्थान पर वर्गीकरण, पर मैंने इसमें आपको नहीं लिखवाया था व्यंजनों का वर्गीकरण, मैंने लिखवाया वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का इसलिए लिखवाया क्योंकि मुझे इसमें स्वर और व्यंजन दोनों बताने थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो उच्चारण होता है वो कहां से होता है। मैंने आपको बताया था कि हार्ट, दिल, मन, विचार बनते हैं यहाँ पर। वे विचार हमारे सांस के द्वारा ऊपर आते हैं और यहाँ पर जो पाया जाता है इसे कहते हैं स्वरज्जु, वोकल कॉर्ड कहते हैं। हाँ, ठीक है ना। जब ये हमारे मुंह के अलग अलग भागों से टकराते हैं तो अलग अलग ध्वनियां निकलती हैं, उन ध्वनियों को ही हम कहते हैं क्या, वर्ण। क्या कहते हैं हम, वर्ण। अब ये कहां से कौन सी टकराती हैं और कहां टकरा सकती हैं, तो उनके नाम लिखे हमने। सबसे पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। कंठ यहां पर हो गया, मूर्धा जो जीभ के ऊपर वाला भाग है वो मूर्धा हो गया। मसूड़े उन्हें हमने क्या कह दिया, मूर्धा। तालु, और तालु के आगे जो हमारे मसूड़े उन्हें क्या नाम दिया हमने, मूर्धा। और दंत तुम जानता ही, तुमने दांत, ठीक है ना, और तुमने ओंठ, ठीक है ना। तो ये 5 स्थान हो गए। इन 5 के आधार पर हम सारे के सारे वर्ण बोलते हैं, ठीक है ना। अब कौन कौन से वर्ण, स्वर और व्यंजन कहां से बोले जाते हैं उनका अपन ने देखा इसमें। तो ये अपन ने पूरा वर्गीकरण देखा। मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया ही बता दिया था किस तरीके से याद रखना है। अब टेबल तो देखने में बड़ी खतरनाक दिख रही है, पर मैंने आपको कल सारा का सारा समझा दिया था कि नहीं, किस तरीके से याद रखना है, ठीक है ना। और कुछ एक स्पेशली बताए थे मैंने आपको, जैसे ये अलिजीवा किस वर्ण को कहा जाता है, हा को कहा जाता है उच्चारण स्थान के आधार पर। फिर हिंदी के अन्य वर्ण पढ़े हमने, क्या पढ़े, अन्य वर्ण पढ़े। नंबर 1 पढ़ा हमने अयोग भाग, संख्या होती है कितनी, 2। इन्हें अयोग भाग किसने कहा, आचार्य केशवरीदास वाजपेयी ने। मैं बोल लूं, तुम सुनो केवल, ठीक है ना। एक होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग, ठीक है ना। फैक्ट बताया इनका मैंने, इनका प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ नहीं होता है, इनका प्रयोग सदैव स्वर के साथ होता है, ठीक है ना। इनकी सदैव 2 मात्रा मानी जाती हैं। छंद में पढ़ेंगे कितनी मात्रा, 2। अब यार थोड़ी देर बाद और तुमसे दोबारा पूछूंगा मात्राएं, तब तुम मुझे दोबारा बताना याद है कि नहीं है तुम्हें, ठीक है ना। फिर पढ़ा संयुक्ताक्षर, वे वर्ण जो 2 व्यंजन प्लस 1 स्वर के से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर कहते हैं, ठीक है। 2 व्यंजन प्लस 1 स्वर, ठीक है ना। संख्या कितनी, 4। अब देखिए किसी भी किताब में इनका उच्चारण स्थान नहीं दिया है कि कहां से इन्हें उच्चारित किया जाता है। तो देखिए कहां से उच्चारित किया जाता है वो इस तरीके से देखिए, ये का, ये शा और ये आ लिखा है, तो का कहां से बोला जाता है, कंठ से। कहां से बोला जाता है, शा कहां से बोला जाता है, कल सा लिखाए थे, हाँ या ना, बताओ कहां से था, कहां से लिखाया था। शा कहां से बोला जाता है, कहां से बोला जाता है, मूर्धा। और आ कहां से बोला जाता है, कंठ। कंठ, मूर्धा, कंठ, आ गया। अब इन्हें याद रखने की जरूरत है क्या, केवल जी वैसे ही याद करवा दिए थे कल, इन्हें याद रख लीजिए तो ये अपने आप आंसर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। कहां से किसका उच्चारण किया जाता है, क्यों, हाँ याद रखेंगे हमें, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कराया था इसका मैंने, इसे किस तरीके से लिखा जाएगा। विकसित स्वर, अनुनासिक, चंद्रबिंदु, संख्या कितनी, 1। ये रहता है, ये हिंदी का वर्ण है, संस्कृत का नहीं है। संस्कृत का नहीं है इसलिए तत्सम नहीं है, तद्भव है ये। और ये किसका रूप है, अनुस्वार का रूप है ये, काय का, अनुस्वार का रूप है ये, ठीक है ना। अनुस्वार का तद्भव रूप क्या है, अनुनासिक। अनुस्वार क्या होता है, अम की बिंदी, अनुनासिक क्या होता है, चंद्र बिंदु। क्लियर है। ताड़नजात
उच्छिप्त, विकसित, द्विगुण, गौण व्यंजन। संख्या कितनी होती है? 2। एक ये होता है, एक बिंदी नीचे लग गई है, उच्छिप्त चिन्ह होता है। कौन सा चिन्ह होता है? इन्हें स्वर रहित नहीं किया जा सकता, इन्हें स्वर रहित नहीं किया जा सकता। दूसरा इंपॉर्टेंट है, कभी किसी शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में ताड़नजात वर्णों का प्रयोग नहीं होगा, अर्थात कोई भी नया शब्द इनसे प्रारंभ नहीं होता है। जैसे डमरू लिखते हैं, क्या लिखते हैं? डमरू। ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते? बताओ, क्या ऐसे लिखते हैं? बताओ, ऐसे लिखते हैं क्या डमरू? नया लिखे, लाल लाल लिख पाए। डमरू हम कैसे लिखते हैं? ये हटाकर लिखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ढक्कन लिखते हैं, किस तरीके से लिखेंगे? ढक्कन। क्या बिंदी नीचे लग रही है? क्या नहीं लग रही है? तो समझा, कोई भी नया शब्द इनसे स्टार्ट नहीं होता है। क्लियर है? विदेशी स्वर, आगत स्वर, मेहमान स्वर, ग्रह स्वर। संख्या कितनी? 1। ये वाला विदेश से आया हुआ है, हिंदी ने ग्रहण कर लिया इसलिए ग्रहण स्वर हो गया। विदेश से आया इसलिए मेहमान भी हो गया, आए हुए को आगत भी कहते हैं, और विदेश से आए इसलिए विदेशी भी है। ठीक है ना? अर्धस्वर ये अंग्रेजी के विभिन्न शब्दों में प्रयोग होता है जिनमें ऐ की मात्रा में याद आती है, तो यही कि नहीं, औ की मात्रा याद आती है। जैसे कॉल, इंग्लिश में कॉल ये लिखें, अब ऐसे लिखना तो ये चाहिए था कॉल, पर लिखते कैसे हम? ऐसे लिखते हैं कि नहीं? तो इंग्लिश के वे शब्द जिनमें हमें औ की मात्रा आती है उनकी जगह पे हम इसका प्रयोग करते हैं विदेशी स्वर का। क्लियर है कि नहीं है? इनका उच्चारण या ओष्ठवृत्ति के आधार पर ये कैसे होते हैं? वृत्ताकार होते हैं। कैसे होते हैं? वृत्ताकार होते हैं। ठीक है ना? फिर होता है एक विदेशी व्यंजन, ये विदेशी स्वर है और ये विदेशी व्यंजन है। संख्या कितनी है? 5। इन्हें जीवा मूल्य ध्वनिया भी कहते हैं। अरबी फारसी के वर्ण है ये। कौन से? कितने हैं ये? 5। एनसीईआरटी ने कितने अपनाए? 3। खा, जा, फा। क्लियर है? फिर वर्णों की संख्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट, तो वर्ण कितने होते हैं हिंदी में? तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। टोटल मिलाकर होगा 44। तो इन 44 को क्या कहें? हिंदी के मूल वर्ण। हिंदी के मूल वर्ण कितने हैं? 44। 11 स्वर और 33 व्यंजन। अय हुआ कितने होते हैं? 2। अम और आहा, यही होते हैं कि नहीं? अनुसार और विसर्ग, तो संख्या 2। संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? 4। छत्र, ज्ञ और श्रा। ठीक है ना? ताड़नजात कितने होते हैं? 2। ढा ढा। ठीक है ना? तो कितने हो गए जी मिला के? 4 5 8, 44 और 8 कितने हो गए? 52। हिंदी के कुल वर्ण हो गए ये, हिंदी के कुल वर्ण। विदेशी वर्ण और मिला दिए जाएं एनसीईआरटी के हिसाब से, उसने 4 माने हैं। कौन से? खा, जा, फा और एक आ, और कह देंगे इसे। ठीक है ना? विदेशी है। 3 व्यंजन, 1 स्वर। समझ में आया ना? तो कितने हो गए? 56। हिंदी के मानक वर्ण हो गए जी। क्या हो गया जी? हिंदी के मानक वर्ण। कोई दिक्कत? चल, यहां तक पढ़ाया था मैंने आपको, समझ में आ गया था आपको? हाँ या ना? बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं इनको देखना। अब जो नए टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको, वो नए टॉपिक में हम जो पढ़ने जाएंगे, इस एक का नाम है मात्रा। क्या पढ़ेंगे हम? मात्रा। और एक, मुझे नहीं लगता कि आपने अभी तक किताबों में उस चैप्टर का नाम सुना है, व्यंजनों को स्वर रहित करना। क्या? व्यंजनों को स्वर रहित करना। समझ में आए ना? मात्रा ही जब पढ़ रहे होंगे ना, तब हम एक और देख रहे होंगे। कोई भी शब्द लिख दिया, मान लीजिए मैंने ये शब्द लिख दिया, तो मैं इसमें आपसे पूछूंगा मात्राओं की संख्या बताइए। तो ये समझ सोचो कि नौ टॉपिक पता नहीं कहां बना के ले आए हैं, वो हिंदी को ही उर्दू में स्टोरी बना लाए, पर है बहुत छोटा चैप्टर। मतलब छोटा मतलब कहेंगे कि बेसिक चैप्टर है, किताबों में दिया नहीं रहता है, ऐसे ही बता दिया जाता है मात्रा जी होती है। पर उसके जब क्वेश्चन बनेगा ना, तो आप देखेंगे वो क्वेश्चन बन ही नहीं पा रहा है आपसे। तो वो क्या पूछेगा कि चरण, चरण में कितनी मात्राएं होती है, एक क्वेश्चन। इसी बन जाएगा चरण में कितने वर्ण हैं, चरण में कितने वर्ण हैं। समझ में आया ना? मुझे कान में आवाज आ रही, छेक बोल रहा है कोई, लाल जी जितनी हंसी निकाल रही है, सभी गलत है आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? आंसर मत दो, गलत है आंसर है, तुम जो छह बोल रहे हो ना, सब गलत है। जब पढ़ोगे तब चीजें समझ में आएंगी, जी का होगा।
समझ में आया कि नहीं आया? तो देखेंगे अभी हम क्या आंसर आएंगे क्या नहीं है, तो इनको पढ़ना है, लेकिन उसके पहले कुछ परिभाषाएं हैं, मैं पहले आपको वो बता दूंगा, ठीक है ना? देखना इधर, ये पढ़ा हमने व्यंजन पूरा चैप्टर, ये आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे के सारे। मैंने बताया था नोट्स कहाँ मिलेंगे आपको, ऐप पे, दो जगह पे मिलेंगे, दो, एक तो कोचिंग का ऐप हैगा, नाम तुम जानते ही होगे क्या है, बीएससी इंस्टीट्यूट, और जी टेलीग्राम चैनल हैगा बीएससी इंस्टीट्यूट के नाम से। नोट्स वैसे तो अधिकतर आपको यहीं मिलेंगे, काय पे, ऐप पे। अब नोट्स जी रहे हैं, ठीक है ना? और जो मैंने अभी पढ़ा दिया सारा का सारा, ये भी पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा आपको, पीपीटी सारी मिलेंगी उसकी, ये पीडीएफ में मिल जाएगा पूरा, तो दोनों प्रकार से नोट्स मिल जाएंगे। अब तुम्हें कैसे नोट्स बनाना वो तुम जानो, समझ में आ रहा है? इन्हें मोबाइल में रखना और इनसे पढ़ सको तो ऐसे रखना, लेकिन नोट डाउन करना है तो अपने घर पे बनाते रहना, समझ में आएगा नहीं, वो तुम्हारे ऊपर है। वर्णमाला खत्म हो गई है, वर्णमाला के नोट सारे मिल जाएंगे आप, समझ में आया कि नहीं आया? लाल वर्णमाला क्या जाए, ठीक है ना? व्यंजन का एक और नाम बताया था मैंने, सवाद, ध्यान हो तो, क्या सवाद मतलब बाधा के साथ, का के साथ, जिनका उच्चारण एक बाधा के साथ होता है या किसी के साथ होता है, साथ मतलब स्वरों के साथ होता है, ठीक है ना? तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु सवाद गति से निकलती है तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले व लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्लियर है? हिंदी के मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 33। बता दिए थे कौन से हैं तुम, हाँ या ना? 5 वर्ग हैं, 25, फिर अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन है, हाँ या ना? हो गए। व्यंजनों को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं, हल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वरों को क्या कहा जाता है, अच। स्वर को क्या कहते हैं संस्कृत में, अच, अच कहते हैं। और व्यंजनों को क्या कहते हैं संस्कृत में, हल। समानता व्यंजन वर्ण 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? अब मुझे लगता है इन सबके आप आंसर दे सकते हैं कि नहीं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, कितने हैं, 25। इनका एक और नाम है क्या, वर्गीय व्यंजन। क्या नाम है, वर्गीय व्यंजन। संख्या है कितनी, 25, लेकिन मूल है कितने, 16। समझ में आया कि नहीं आया? कहो हाँ, समझ में आया? अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं बताइए? नहीं नहीं, नाम बताना है आपको, या नहीं बताने, बाप बताओ नाम कौन कौन से हैं, कौन जल्दी आंसर दे पाए। यार अलावा लिख रहे हैं भैया, कौन से व्यंजन कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा, यही होते हैं कि नहीं? आप इधर देखो, इधर इधर देखो, या और वा, ये कौन से अर्धस्वर कहते हैं इन्हें, क्या कहते हैं हम, अर्धस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये ला है, इसे हम क्या कहते हैं, पार्श्व व्यंजन। क्या कहते हैं, पार्श्विक या पार्श्व व्यंजन, साइड से हवा निकलती है। रा कंपित या प्रकंपित, बताया था ना, लुंठित। कौन सा, लुंठित, हाँ या ना? किसको कहते हैं, रा को कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? संघर्षी व्यंजन, जिनमें बहुत भयंकर संघर्ष हो रहा है आपके अंदर, संघर्ष के साथ, घर्षण के साथ जहां बोले जा रहे हैं, कौन सा है, बोल के बताओ। 3 ऐसा और एक हा, हाँ या ना? एक है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से हैं, शत्रज्ञ और श्रा। उच्छिप्त व्यंजन कौन से हैं? उच्छिप्त का मतलब बताया था, फेंका हुआ। क्या होता है, फेंका हुआ। कौन कौन से होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जी भाई साहब होते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, एक
नासिक होते हैं और नहीं, अनुनासिक कौन से होते हैं ये बताइए। 5। पंचमा अक्षर, हर वर्ग का पंचमा अक्षर क्या होता है? अनुनासिक होता है, हाँ या ना? तो ये तो आपको याद हो ही गए, हो गए कि नहीं हो गए? स्पर्श व्यंजन ये बताई दिए तुम्हें, ये बताई दिए तुम्हें, ये सारा का सारा याद करा दिया। अंतस्थ व्यंजन बता दिया आपको, संघर्षी व्यंजन बता दिया आपको, संयुक्त व्यंजन बता दिया आपको, उच्छिप्त व्यंजन बता दिया आपको। अगर आपसे ये पूछ ले कहीं, वो सुनना आप ध्यान से, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? वो एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा, वो एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा है, वो परिभाषा पूछ रहा है, संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? क्या परिभाषा देंगे? दो व्यंजन और एक स्वर मिलकर, ये परिभाषा अगर पेपर में ना मिली तो क्या लगाओगे? अब देखो 3 और 2 आन लगे तुम देख, 3 वर्णों के मेल को संयुक्त अक्षर कहते हैं, 2 वर्णों के मेल को संयुक्त अक्षर कहते हैं। गलत है ये। 2 असमान वर्णों के, ना लाल, 2 असमान वर्ण कहां से हो गए? फिर तो आ और ई हो गए, ए बन गई, आ और ऊ हो गए, ओ बन गई, तो 2 असमान वर्ण हो तो गए। देख रहे हैं, पढ़ा तो दिया है आपको, क्वेश्चन देख रहे हैं आप, बन जाता है ना क्वेश्चन भयंकर प्रकार का। 1.5 वर्णों के योग को संयुक्त अक्षर कहते हैं, 1.5 वर्णों के योग को संयुक्त अक्षर कहते हैं। 1.5 आद और पूरो। इधर देखो आप, इधर देखो, इधर जे आधा जे पूरा, जे आधा जे प्लस पूरा, कितने हो जाएंगे? 1.5 ही होगा कि नहीं? 1.5 वर्णों के योग को क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर कहते हैं। समझ में आया ना? 1.5 होते हैं, 1.5 लाल, 1.5 समझ में आया कि नहीं आया? 1.5 समझ में आया? यहीं से एक और परिभाषा निकल के आएगी अभी यार। 1.5 अक्षर तो होते हैं लेकिन दोनों असमान होते हैं। 1.5 तो होते हैं लेकिन दोनों असमान होते हैं। 1.5 हो लेकिन दोनों समान हो तो द्वित हो जाते हैं ना ही समझ। 1.5 हो और दोनों समान हो तो क्या हो जाते हैं? द्वैत। और 1.5 हो और दोनों असमान हो जाते हैं तो हो जाते हैं संयुक्ताक्षर। पहले पढ़ा मैं जो बोलता हूं, देखो कैसे। कल एक पाव में जी, जो है आधो और जो है पूरो, वो तो 1.5 ही रहे हैं ना, पर इसमें ये देखो दोनों समान हो रहे हैं कि नहीं? 1.5 हो लेकिन समान हो तो द्वित, 1.5 हो लेकिन दोनों असमान हो, सबरेक सबरेक, तो संयुक्ताक्षर। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? का कई 1.5 हो पर दोनों असमान हो तो क्या है? 1.5 हो लेकिन दोनों समान हो। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? क्लियर हुआ? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? ये तो बोलत नहीं हो ना तुम, तो हमें वैसे ही पल्ले नहीं पड़े, कागज चलवा हुआ अंदर का नहीं चलता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी भाई, ये केपी कौन है? डा 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 कर रहा है जी, है देखो वहां कितनी बार डाटा कर रहा है, दिख रहा है इसमें? फ्लो में है भैया। क्लियर है ये? आगे देखियो, उच्छिप्त समझाई दिया। इन्हें अन्य नाम उच्छिप्त, ताड़नजात, आगत, द्विगुण, विकसित और द्वित व्यंजन कहती है। द्वित नहीं कह लालो, द्वित अलग होता है, ठीक है ना? आगत का नाम अपन ने दूसरा बताया, वहां की मैंने नाम बता दी। इन्हें गौण व्यंजन भी कहते हैं, मैंने आपको, इनकी संख्या 2 होती है। अनुनासिक वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु नाक व मुख दोनों से बाहर निकलती है, उन्हें अनुनासिक ध्वनियां कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पंचमा वर्ण कहलाता है, पंचमा अक्षर। इन्हें एक और नाम बताया था, इन्हें अशुभ अक्षर। क्या बताया था? अशुभ अक्षर। बताए थे कि नहीं? अशुभ अक्षर क्यों कहा था? पुराने प्राचीन काल के जो कवि थे वो कविताओं में इन वर्णों का उपयोग नहीं करते थे, इस कारण से इनको क्या कह दिया था? ये मैंने आपको समझाई दिया पूरा, पुराण के आधार पर समझाई दिया आपको, घोष के आधार पर ही बता दी मैंने आपको। सघोष हो गए, उच्चारण स्थान भी बता दिया आपको मैंने। देखो काकल्य व्यंजन कौन सा होता है? हाँ, कौन सा? क्लियर है?
अनुस्वर निर्नुनासिक बता दिया क्या? पूछ रहा हूं, निर्नुनासिक बता दिया क्या? निर्नुनासिक ध्यान है, पहले ही दिन बता दिया था आपको। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण केवल मुख से होता है उन्हें क्या कहते हैं? निर्नुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाक से आवाज ना आए तो क्या है? निर्नुनासिक। नाक से आवाज आए तो क्या है? अनुनासिक। क्लियर है? बलाघात क्या लिख रहा है? बलाघात या बालाघात। किसी शब्द के उच्चारण में किसी मात्रा विशेष पर बल दिया जाता है तो उसे बालाघात कहते हैं या बलाघात कहते हैं। जब बोलते हैं तो कोई न कोई मात्रा पे जब आप ज्यादा जोर दे रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जैसे वाल्मीकि, मात्राओं पे बल दिया जा रहा है कि नहीं? निरोग, तो ना की बड़ी की मात्रा पे दिया गया कि नहीं दिया गया है? तो इसमें बालाघात कहां हो रहा है? बड़ी की मात्रा पर। काय पे हो रहा है? समझ में? किसी भी मात्रा पर क्या लिखा है? किसी शब्द के उच्चारण में किसी मात्रा विशेष पर जो बल दिया जाता है क्या कहलाता है? बालाघात कहलाता है। बोलने में समझ में आता है कि नहीं आता है? आम, बड़ा आ, बालाघात हो रहा है कि नहीं? आम लिखा हमने तो आप बोलिए आम। आम, बड़ा आ का बहुत ज्यादा आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? तो बड़े आ जो है वो क्या है? बालाघात है। इसमें बालाघात क्या हो जाएगा? बड़ा आ का निर्णय हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आई बालाघात की परिभाषा? ना बोल दो, ठीक है ना? मात्राओं पर जोर देना क्या कहलाता है? ठीक है ना? संगम, दो शब्दों के उच्चारण दो शब्दों के उच्चारण के मध्य जो हल्का सा, देखो जिसका लिख रहा हूं हल्का सा, इतना भयंकर लिखा है, हल्का सा विराम पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम संगम कहते हैं। जल सा, ये है संगम। थोड़ा सा रुक गए? ओ हाँ, जल सा मतलब जल की तरह। और अगर संगम खत्म हो गया तो उत्सव मना दोगे तुम। समझ में आया ना? जल सा क्या हो गया? उत्सव। और जल और सा में बीच में संगम हो गया तो क्या होगा? जल की तरह। कोई दिक्कत? कहती हाँ ना। अनुतान, बोलने के दौरान जो आवाज में उतार चढ़ाव पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अनुतान। बोलने के दौरान बोला अलग अलग प्रकार से जाता है कि नहीं? हाँ या ना? एक नॉर्मली बोला जाता है, एक आश्चर्यजनक जैसा व्याख्या होगा। ये क्या था? अनुतान। और वैसे क्या हो रहा है? आराम से क्या होगा? वो अनुतान हो रहा है। समझ में आया ना? तो वैसे अच्छा और आश्चर्यजनक घटना घट गई तो अच्छा, तो ये क्या है? अनुदान है। क्या है? समझ में आया ना? अब पेपर में तुमसे जना पूछो इनमें अनुदान बताओ, कब बोल बोल के बताओ कब आए? परिभाषा आएगी। क्या आएंगी? परिभाषा। बोलने के दौरान जो आवाज में उतार चढ़ा पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अनुतान। अब संगम में मत गलत करें, संगम ओ मिला दो गई। संगम मतलब तो मिलना ही है, जबकि यहाँ क्या है? हल्का सा विराम। क्लियर है कि नहीं? परिभाषाओं का ध्यान रखना है आपको। हलंत मुझे लगता है जानते ही हो गया। अभी हलंत के ऊपर बहुत सारी परिभाषा देने वाले हैं हम। देखिए, जब किसी व्यंजन वर्ण को स्वर रहित करना होता है, व्यंजन वर्ण को स्वर रहित करना, जो एक चैप्टर बना था अपन ने, समझ में आया कि नहीं आया? जब किसी व्यंजन वर्ण को स्वर रहित करना होता है तो उसके लिए जो तिरछी रेखा लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। जैसे ये लग रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? और आयोगवा मैंने समझा ही दिया है। ये दोनों थे, कौन ने बताया नहीं आयोगवा? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। क्लियर है? तो ये था व्यंजन, पूरा स्वर हो गए, व्यंजन हो गए, वर्णमाला खत्म हो गई। कोई दिक्कत? समझ में आया? नए चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं हम, कौन सा? मात्रा। कौन सा? मात्रा। हेडिंग डालिए मात्रा। मात्रा पढ़कर आते हैं अपन। हो गया मात्रा? चैप्टर पढ़ा दिया मात्रा? नहीं बोल तो ऐसे ही रहे हो जैसे पढ़ा दिया हो।